हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका सब्जेक्ट ही काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं फिल्म द केरला स्टोरी की, स्टारिंग बाय आदर्श शर्मा, डायरेक्टेड बाय सुदीप्तो सेन। दोस्तों, ये एक ऐसी मूवी है जो पूरे देश में इमोशंस का सैलाब लाने वाली है। इस फिल्म में केरला की 32,000 महिलाओं के कन्वर्जन और उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें ISIS जैसे आतंकी संगठन में एज ए सेक्स स्लेव भर्ती करना और यहाँ तक कि उनका यूज सुसाइड बॉम्बर के तौर पर करना, ये सब दिखाया गया है। फ्रेंड्स, आपको सुनने में इस वक्त जितना अनकंफर्टेबल लग रहा होगा उससे भी कहीं ज्यादा अनकंफर्टेबल आप इस फिल्म को देखते टाइम होंगे। ये सारी चीजें जो इस फिल्म में दिखाई गई हैं और बताई गई हैं, ये बातें कितनी सच हैं और कितनी झूठ, ये हम समझेंगे फिल्म की स्टोरी में। तो चलिए अब आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं शालिनी नाम की लड़की को, जो कि इस फिल्म की मेन लीड कैरेक्टर है। शालिनी से पूछताछ चल रही होती है क्योंकि पुलिस के पास शालिनी के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत हैं जिनसे वो टेररिस्ट साबित होती है। पुलिस के हिसाब से शालिनी का नाम फातिमा है, जो ISIS के लिए काम करती है। शालिनी यहाँ पर पुलिस को बताती है कि ये सब एक ट्रैप है। हजारों लड़कियां ऐसे ही इस ट्रैप में फंस रही हैं और इस रेगिस्तान में दफन हो जाती हैं। अब यहाँ पर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जिसमें हम देखते हैं अफगानिस्तान के पश्तून गांव में कुछ लोग एक रैकेट चला रहे हैं, जिसके थ्रू वो इंडिया में लड़के भेजते हैं और वहां पर नॉन मुस्लिम लड़कियों का ब्रेन वॉश कर उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। दोस्तों, इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, जहां पर पुलिस शालिनी से कहती है कि आप लगातार बोल रही हैं कि आपका नाम शालिनी है, लेकिन हमारे पास जितने भी एविडेंस हैं उनके हिसाब से आप फातिमा हैं। शालिनी कहती है, मैं शालिनी हूँ, आपको कैसे प्रूव करूँ मैं सच बोल रही हूँ। इसके बाद ऑफिसर कहते हैं, हमें ये बताओ तुमने ISIS कब ज्वाइन किया। शालिनी कहती है, कब ज्वाइन किया ये जानने से पहले ज़्यादा ज़रूरी है क्यों ज्वाइन किया। हर मिशन के पीछे एक मोटिव होता है। एक सीधी सादी नर्सिंग स्टूडेंट को कैसे सुसाइड बॉम्बर बनाया जाता है, ये जानना ज़रूरी है। ये बातें पता नहीं कोई क्यों नहीं सुनना चाहता। पूरे केरला को टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठा कर रखा है इन लोगों ने। दोस्तों, इसके बाद फिर से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जिसमें 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शालिनी अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रही होती है। शालिनी काफ़ी खूबसूरत और एक प्योर हार्टेड लड़की है। उसके दिल में कोई छल कपट या भेदभाव जैसी कोई चीज़ नहीं है। और बाहर की दुनिया कैसी है, शालिनी इन बातों से अनजान है। शालिनी अपनी माँ और दादी के साथ केरला में रहती है, लेकिन शालिनी यहाँ की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब नर्सिंग की पढ़ाई के लिए केरला के ही एक कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। कॉलेज शालिनी के गांव से काफ़ी दूर होता है, इसलिए शालिनी पढ़ाई के लिए हॉस्टल में शिफ्ट हो जाती है। यहाँ पर शालिनी की मुलाकात होती है 3 लड़कियों से, जो कि उसकी रूममेट होती हैं। इन तीनों लड़कियों के नाम होते हैं गीतांजलि, नीमा और आसिफा। अब ये चारों लड़कियाँ मिलकर पढ़ाई शुरू कर देती हैं और फर्स्ट डे पर ही क्लास में कोई इन लड़कियों के छुपकर फोटोज क्लिक कर रहा होता है, लेकिन हमें ये नहीं दिखाया जाता कि वो कौन होता है। बस इतना पता चलता है कि वो आदमी इन फोटोज को एक मौलवी को दिखा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं आसिफा शालिनी, नीमा और गीतांजलि को अपने कजिन रमेश और अब्दुल्ला के साथ बाहर घूमने ले जाती है। रमेश धीरे धीरे अपनी बातों से उन सभी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। एंड दोस्तों, बाहर ये सभी काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। फिर आसिफा धीरे धीरे अपनी तीनों रूममेट्स को अपने धर्म के प्रति आकर्षित करती है, ताकि वो सभी उसके धर्म में बिलीव करें और कन्वर्ट हो जाएं। दरअसल आसिफा उन लड़कियों में से थी जो हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों से दोस्ती करती और फिर उन्हें कन्वर्ट होने के लिए कन्विंस करती। वहीं आसिफा वीकेंड पर अपने रूममेट्स को अपने घर भी ले जाया करती, ताकि उन लड़कियों और उसके कजिन भाइयों के बीच नजदीकियां बढ़े। और होता भी कुछ ऐसा ही है। वहीं एक सीन में हम देखते हैं आसिफा और उसके कजिन्स को एक मौलवी कहता है कि उन लड़कियों के करीब जाओ, अपने प्यार के जाल में फंसाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो और जल्द से जल्द अपने मिशन के लिए तैयार करो। आसिफा यहाँ पर बताती है कि नीमा एक कैथलिक है और उस पर इन बातों का असर नहीं हो रहा है, लेकिन वो अपने काम में लगी हुई है। दोस्तों, इसी स्टोरी के साथ एक और स्टोरी चलती है जो कि कई साल आगे की होती है, जिसमें हम देखते हैं शालिनी को फातिमा बने हुए। शालिनी का पति उसके साथ होता है, लेकिन उसका पति रमीज नहीं बल्कि इसाक नाम का आदमी होता है। ये लोग अभी अफगानिस्तान में ट्रैवल कर रहे हैं और यहाँ से सीरिया जाने की कोशिश में हैं। अफगानिस्तान में पहुँचते ही शालिनी अपनी अम्मा से बात करने के लिए फ़ोन मांगती है, लेकिन यहाँ पर शालिनी को ये बोलकर फ़ोन नहीं दिया जाता कि उनके धर्म में लड़कियों का फ़ोन चलाना हराम है। वहीं कमरे में इसाक शालिनी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। यहीं पर हमें पता चलता है कि शालिनी प्रेग्नेंट है और ये बच्चा इसाक का नहीं है। इसाक शालिनी से शादी इसलिए करता है कि उसके बच्चे को बाप का नाम दे सके, और शालिनी ने भी इसाक
से शादी इसीलिए की है ताकि उसका बच्चा नाजायज ना कहलाया जाए, लेकिन इसाक शालिनी की मजबूरी का फायदा उठाता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। इसाक का मानना है कि शालिनी उसकी पत्नी है तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। शालिनी अपने साथ ये सब होता देख काफी दुखी होती है। दोस्तों, अब यहाँ से स्टोरी फिर से केरला की तरफ जाती है, जहाँ पर एक मॉल में इन लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है। जब आसिफा को ये बात पता चलती है तो आसिफा इन तीनों लड़कियों से कहती है कि अगर तुम लोगों ने हिजाब पहना होता तो तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होता। शालिनी और गीतांजलि तो आसिफा की बातों में आ जाती है, पर नीमा उसकी बातों में नहीं आती। दरअसल बता दें आपको, ये प्लान आसिफा का ही था और मॉल में जिन लड़कों ने बदतमीजी की उन लड़कों को भी आसिफा ने ही भेजा था। इसके बाद रहीम और अब्दुल्ला इन दोनों लड़कियों को और ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं और उन्हें कोई ड्रग देते हैं दवाई बोलकर, और कुछ समय बाद ही शालिनी और गीतांजलि पूरी तरह से आसिफा की बातों में आ जाती हैं। कुछ वक्त बाद शालिनी और गीतांजलि अपने प्रोटेक्शन के लिए हिजाब पहनना शुरू कर देती हैं और एक दिन हिजाब पहने ही अपने घर जाती हैं। लड़कियों के घर वाले उन्हें हिजाब में देखकर काफी शौक हो जाते हैं। शालिनी तो प्रसाद लेने से भी मना कर देती है, मतलब कि इतना ज्यादा इनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि ये लड़कियां हिंदुइज्म के ही खिलाफ हो जाती हैं और घर वालों के सामने हिंदू गॉड्स की बुराई करने लगती हैं। शालिनी की माँ इस बात पर शालिनी को थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद शालिनी हॉस्टल वापस आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ गीतांजलि और अब्दुल का प्यार भी गहरा होता जा रहा था, इसलिए वो लड़के जो भी कहते उस बात को ये लड़कियां एकदम से मान लेती और यहाँ तक कि अब इन लोगों के बीच फिजिकल रिलेशन भी बनने लगे थे। दोस्तों, अब एक दिन शालिनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन रमीज इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि दोनों के रिलीजन अलग हैं। अब आसिफा यहाँ पर कहती है कि अगर शालिनी अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाए तो क्या तुम इससे शादी करोगे? तो रमीज हाँ बोल देता है। अब शालिनी और गीतांजलि दोनों ही अपना धर्म परिवर्तन कर लेती हैं। धर्म परिवर्तन करते ही शालिनी और गीतांजलि की लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। गीतांजलि का बॉयफ्रेंड उससे उसकी न्यूड पिक्चर्स मांगता है और क्योंकि गीतांजलि उस लड़के से प्यार करती है तो वो पिक्चर्स दे देती है, लेकिन शालिनी की लाइफ में तो इससे भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड अचानक से गायब हो जाता है। शालिनी आसिफा के पास जाती है पता लगाने के लिए और आसिफा शालिनी को मौलाना के पास भेज देती है। मौलाना उसे बताते हैं कि रमीज जो है वो अपनी माँ के साथ किसी दूसरे देश चला गया है और अब वो वहीं रहेगा, यहाँ नहीं आएगा। ये बात सुनकर शालिनी टेंशन में आ जाती है और वो सोचती है कि अब तो वो अपने घर भी नहीं जा सकती क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। मौलाना यहाँ पर शालिनी को इसाक नाम के एक बंदे के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि वो आदमी तुमसे शादी करेगा और तुम्हारे बच्चे को भी अपनाएगा। इसके बाद मौलवी शालिनी के साथ उस बंदे की शादी करा देता है और शादी के बाद शालिनी सीरिया जाने के लिए निकल जाती है। वही मौलवी अब्दुल्ला से कहता है कि रमीज ने अपना काम कर दिया है, तुम्हें और कितना टाइम लगेगा? तुम्हारे जैसे नौजवानों के भरोसे ही तो हम बैठे हैं। औरंगजेब जो काम अधूरा छोड़ गए थे उसे पूरा करने का मौका आईएसआईएस दे रही है। अब्दुल्ला बहुत ट्राई करता है गीतांजलि को सीरिया ले जाने की, पर गीतांजलि नहीं मानती तो अब्दुल्ला उसे ब्लैकमेल करता है कि वो उसकी न्यूड पिक्चर्स इंटरनेट पर वायरल कर देगा। गीतांजलि कहती है आ गया तो अपनी औकात पर। शालिनी के साथ जब ये सब हुआ तभी समझ जाना चाहिए था कि हम एक ट्रैप में फंस गए हैं। पहले इस्लाम के बारे में अच्छी अच्छी बातें की, फिर हमसे प्यार का झूठा नाटक किया। अच्छा हुआ मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई, नहीं तो मेरा हाल भी शालिनी जैसा होता। अब गीतांजलि अब्दुल की बात ना सुनते हुए अपने घर लौट जाती है और अपने फादर से माफी मांगते हुए कहती है कि आपने मुझे मेरे धर्म के बारे में कभी क्यों नहीं बताया। वहीं अब्दुल्ला इस बात से गुस्से में आकर गीतांजलि की फोटोज इंटरनेट पर वायरल कर देता है, जिसके बाद गीतांजलि सुसाइड कर लेती है। इसके बाद हम देखते हैं शालिनी की बात निमा से होती है, जिसमें निमा शालिनी को बताती है कि हम एक ट्रैप में फंस चुके हैं। आसिफा ने हमारे साथ एक खेल रचा था और हम इस खेल में फंस चुके हैं। निमा यहाँ पर उसे गीतांजलि के बारे में भी बताती है कि उसने सुसाइड कर लिया है और अपने बारे में बताते हुए निमा कहती है कि आसिफा ने मेरी मुलाकात एक लड़के से करवाई थी, जिसके बाद वो डिनर के लिए गए थे और डिनर करते टाइम उस लड़के ने उसे कोई नशे की चीज खिला दी, जिसके बाद वो उसे अपने घर ले गया और वहाँ पर काफी सारे लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और ये चीज उसके साथ काफी टाइम तक होती रही। निमा की ये सारी बातें सुनने के बाद शालिनी डर जाती है। हालांकि उसे इशाक पर थोड़ा विश्वास था, पर जिस माहौल में वो थे वो माहौल बहुत ही ज्यादा खराब था। वहाँ पर औरतों को बहुत ही बेरहमी से मारा जाता और जबरन उनके साथ दुष्कर्म किया जाता। अब कुछ दिन बाद शालिनी एक बच्चे को जन्म देती है
इसके बाद शालिनी के घर 2 लोग आते हैं और वो बताते हैं कि इशाक शहीद हो गया है और इसके बाद वो लोग शालिनी को अपने साथ ले जाते हैं। शालिनी के साथ कुछ लोग और भी होते हैं। यहाँ पर शालिनी से उसके बच्चे को भी छीन लिया जाता है और टेररिस्ट लोग इन सभी औरतों को अलग अलग जगहों पर ले जाते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ निमा को दिखाया जाता है जो कि पुलिस स्टेशन में उसके साथ हुई सारी बातें बताती है। यहाँ पर निमा बताती है कि केरल में हर साल हजारों लड़कियों का धर्मांतरण होता है और इतनी सारी लड़कियां गायब होती हैं जिनके बारे में आपको मालूम भी नहीं है, लेकिन पुलिस वाले कोई भी FIR दर्ज नहीं करते क्योंकि निमा के पास कोई लीगल प्रूफ नहीं होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है शालिनी एक दिन इशाक को जिंदा देख लेती है, जिसके बाद वो समझ जाती है कि उसको बस यूज किया गया है। ये जानने के बाद शालिनी वहाँ से भागने की कोशिश करती है और भागने में सफल भी हो जाती है, लेकिन फिर वो अफगानिस्तान के कुछ सोल्जर्स के हाथ लग जाती है। जिसके बाद हम प्रेजेंट का वही सीन देखते हैं जिसमें शालिनी उन सोल्जर्स को अपनी कहानी बता रही होती है। शालिनी यहाँ पर उस ड्रग्स के बारे में भी बताती है जिसे लेने के बाद इंसान किसी की भी जान लेने से नहीं कतराता और शालिनी ये भी कहती है कि उसका पति इशाक बहुत ही बड़ा टेररिस्ट है जो ISIS के लिए काम करता है। दोस्तों इसके बाद शालिनी ऑफिसर्स को बोलती है कि वो अपनी माँ से बात करना चाहती है। ऑफिसर्स शालिनी की बात उसकी माँ से करा देते हैं, जिसमें शालिनी अपनी माँ को सारी बातें बताती है और अपनी माँ से माफी मांगती है, लेकिन क्योंकि शालिनी के पास खुद को बेकसूर साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं होते तो शालिनी उसी जेल में रहती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों फिल्म खत्म होने के बाद उन परिवारों के रियल इंटरव्यूज भी दिखाए गए हैं जिनके साथ ये सब वाकई में हुआ है। सुदीप्तो सेन की ये मूवी सच्ची घटनाओं को बखूबी उजागर करती है और फिल्म की मेन लीड एक्ट्रेस अदा शर्मा ने भी फिल्म में बहुत ही शानदार एक्टिंग की है। फिल्म का एक एक सीन आपके ऊपर असर डालता है। ऐसी घटनाओं का शिकार हुई लड़कियों के परिवार पर क्या बीतती है, जब ये सीन आपके सामने आते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। हालांकि दोस्तों फिल्म में दावा तो किया जाता है कि 32,000 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन फिल्म खत्म होने के बाद डाटा कुछ ही लोगों का दिखाया जाता है। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो सिर्फ मेकर्स ही बता सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं 32,000 लड़कियों के साथ नहीं सिर्फ 32 लड़कियों के साथ भी अगर हुई हैं, तब भी ये बेहद गंभीर विषय है और इस पर हमें सोचने की जरूरत है। इस फिल्म में बारीकी के साथ काफी कुछ दिखाया गया है, लेकिन अगर मैं सभी चीजों पर बात करती तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाती। सो फ्रेंड्स अब इस वीडियो को एंड करते हुए आपसे जानना चाहेंगे फिल्म की स्टोरी और हमारी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन स्टे ट्यून्ड विद पॉजिटिव न्यूज।